नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं एक और हिंदी के एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेके आई हूँ, जिसका शीर्षक है शब्द विचार। जैसा कि हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था कि वर्ड क्या है, तो वर्ड एक ऐसी ध्वनि है जिसको लिखने के लिए कुछ चिन्हित मात्राएं बनाई गई हैं। उन्हीं मात्राओं को भी हम वर्ड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द इन्हीं वर्डों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। हमारा जो वर्ड होगा वो दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो इसका हम परिभाषा लिखेंगे, दो या दो से अधिक वर्डों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे मैंने ले लिया क प्लस मा प्लस ला। अब एक शब्द बना लिया हमने कमल। शब्द में वर्डों का जो समूह होना चाहिए वो सार्थक होना चाहिए, तभी एक सार्थक शब्द बनेगा। हम वर्ण विच्छेद में देखते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद अर्थात वर्डों को, शब्दों को तोड़ना। जैसे मैंने ले लिया गाय और ले लिया नीलकंठ, फिर ले लिया टेलीविजन। अब इसका हम वर्ण विच्छेद की, जैसे गाय करेंगे। जैसा कि हमको सबको पता है कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। उनको पढ़ने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जबकि जो स्वर होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं। उनको पढ़ने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं होती। तो हम ये देख रहे हैं कि गा और या इसमें है और ये दोनों ही व्यंजन है। तो व्यंजन में स्वर हमारे मिले हुए, जैसे गा में बड़ा की मात्रा है तो गा प्लस बड़ा आ। या में कोई मात्रा नहीं दिख रही है, लेकिन ये या जो है इसमें आ छुपा हुआ है, क्योंकि सारे व्यंजन में आ होते हैं। तो या, इसके नीचे हलंत लगाएंगे, फिर आ। हलंत का मतलब ये होता है कि जब हलंत लगाने, इसमें जब स्वर हम निकाल देंगे तो ये आधा हो जाता है। तो आधा हो जाने के लिए हलंत लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद नीलकंठ। नीलकंठ में देखिए ना है, तो ना में हमारा मात्रा लगा है बड़ी की, तो ये हो गया बड़ी। फिर उसके बाद ला में मात्रा लगा है हमारा आ का। फिर उसके बाद का में हलंत लगाएंगे, फिर आम, फिर ठा, और ठा में कोई मात्रा नहीं है, फिर हम आ निकालेंगे। उसके बाद टेलीविज़न हम देखते हैं। टेलीविज़न को करेंगे तो टा में मात्रा हमारा किसका लगा है, एक की मात्रा लगा है। फिर ला में नीचे हलंत लगाएंगे, उसमें से निकालेंगे हम ई। फिर वा में मात्रा हम लगाएंगे छोटी ई की। फिर जा में हमारा मात्रा नहीं लगा है लेकिन उसमें से आ निकलेगा। फिर ना में हम आ निकालेंगे। इस तरह हमने गाय, नीलकंठ और टेलीविज़न का हमने वर्ण विच्छेद कर दिया। अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद। शब्द के भेद जो है, शब्द को निम्न चार भागों में बांटा गया है। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैसे पहला है हमारा उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा रचना के आधार पर। तीसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर। चौथा है हमारा अर्थ के आधार पर। इस तरह शब्द को
4 भागों में बांटा गया है। शब्द का परिभाषा क्या था? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के 4 भेद हैं: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। पहला है उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा है विदेशी या विदेशज। तत्सम को अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा तत्धन सम, अर्थात तत् माने उसके, सम माने समान। यानी वे शब्द जो संस्कृत में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे हम प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना जिह्वा, तो जिह्वा मतलब होता है जीभ, जिह्वा मतलब जीभ। तो ये जिह्वा जो है संस्कृत से आया है और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जिह्वा हुए, जैसे हुआ ओष्ठ, जैसे हुआ हस्त, तो ये संस्कृत के वर्ण हैं जो कि हिंदी में इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इन शब्दों को हम तत्सम कहते हैं। तत् माने उसका, उससे सम माने समान, यानी जो संस्कृत के शब्द उसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। तद्भव का भी हुआ तत्धन भव, यानी वे शब्द जो संस्कृत के हैं उन्हें परिवर्तित करके हिंदी स्वरूप दे दिया जाता है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे मैंने कहा जीवा का जीव, तो ये जीव हमारा क्या है? तद्भव है। ओष्ठ का ओठ, हस्त का हाथ, तो ये सब शब्द हमारे क्या कहलाएंगे? तद्भव, क्योंकि ये क्या है? हिंदी रूप है और ये क्या है? संस्कृत रूप। तो जो संस्कृत के रूप होते हैं वो अपने इसी रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसको तत्सम कहते हैं। और ये शब्द जो हिंदी के हैं ये हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, तो इसलिए ये तद्भव कहते हैं। अब देशज शब्द क्या है? देशज शब्द वे होते हैं जो देश में ही उत्पन्न होते हैं, यानी किसी आवश्यकता अनुसार किसी परिस्थिति, अर्थात देशज शब्द वे होते हैं जो हिंदी भाषा के अंतर्गत स्वतः या आवश्यकता अनुसार समाहित होते गए, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द व्याकरण के हिसाब से उनकी रचना नहीं हुई है, बल्कि देश में ही उत्पन्न हुई है। जैसे इसका उदाहरण होगा, जैसे पगड़ी, चारपाई, लोटा, थैला, ये सब क्या है? देशज शब्द है। फिर आता है विदेशी या विदेशज शब्द। विदेशी या विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशों से आई हुई भाषाओं से हिंदी में आकर मिल गए हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, ये सब, फिर उसके बाद काजू, कैंची, कुत्ता, कुर्ता, ये सब तुर्की भाषा है। पुर्तगाली भाषा जैसे फीता, चाबी, बाल्टी, ये सब भाषा पुर्तगाली। तो ये सब शब्द पुर्तगाली हैं, ये सब तुर्की है और ये सब इंग्लिश। तो ये सब जो शब्द हैं ये विदेशों से आए हुई भाषाओं के हैं जो हिंदी में आकर प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हुआ विदेशी। तो हमारा उत्पत्ति के आधार पर 3 हो गया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। फिर हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं, पहला है हमारा रूढ़, दूसरा है हमारा यौगिक और तीसरा है हमारा
योग रूढ़। तो रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो परंपरागत एवं प्रचलित वे शब्द जिनका किसी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। रूढ़ शब्द को हम तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि तोड़ने पर इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। जैसे हमने एक शब्द लिखा तोता, तो तोता को हम तोड़ेंगे तो और ता, ना तो का कोई अर्थ निकला ना ता का कोई अर्थ निकला। तो रूढ़ वे शब्द होते हैं जो एक कोई विशेष अर्थ प्रकट करते हैं और इनको तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे हमने ले लिया पुस्तकालय, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है और दोनों शब्दों के अपने अपने एक अर्थ होते हैं। योग रूढ़ शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन ये जो है अपना कोई एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे मैंने ले लिया चतुर्भुज, तो चतुर्भुज यानी चतुर्धन भुज, चार भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। यानी ये भी दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन इनको जब जोड़ते हैं तो जो शब्द बनता है ये शब्द कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है, ना कि अपना साधारण अर्थ। तो अपना साधारण अर्थ जब छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने लगे तो वे शब्द रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक ये भी दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, परंतु इनके जो जोड़ने पर जो शब्द मिलता है वो अपना साधारण अर्थ ही प्रकट करता है और इनको तोड़ने पर दोनों शब्द के भी सार्थक अर्थ निकलते हैं। रूढ़ वे शब्द होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, यानी विशेष अर्थों में प्रयोग किया जाता है, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए इस प्रकार ये रचना के आधार पर हो गया। फिर उसके बाद आता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर हो गया, रचना के आधार पर हो गया। अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिसमें विकारी का मतलब ये विकार उत्पन्न होना, यानी वे शब्द जिसमें संज्ञा सर्वनाम, जिसमें जो है कारक के अनुसार लिंग के अनुसार परिवर्तन हो जाए। और अविकारी वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग कारक वचन के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें क्या कहेंगे हम? अविकारी। तो विकारी शब्द में आएगा हमारा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये हमारा आता है विकारी में। क्यों? क्योंकि इसमें संज्ञा सर्वनाम के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। और अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिसमें लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जैसे क्रिया विशेषण हुआ हमारा समुच्चय बोधक या समुच्चय बोधक जिसको कहते हैं, संबंध बोधक, फिर आता है विस्मयादि बोधक। ये वे शब्द होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, इसलिए इसको अविकारी और इसको विकारी। यानी वे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक के अनुसार या काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उसे विकारी, और जिसमें नहीं होता उसको अविकारी शब्द कहते हैं। तो विकारी शब्द में जैसे संज्ञा का हम एक उदाहरण देखते हैं, जैसे लड़का, और अगर लिंग के अनुसार परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा ये लड़की। वचन के अनुसार से देखते हैं तो लड़का, और वचन बहुवचन बनाते हैं तो ये हो जाएगा लड़के। तो इस तरह ये सब लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए इसको विकारी, और इसमें परिवर्तन नहीं होते इसलिए इसको हम
अविकारी कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण का एक हम देखते हैं, जैसे लड़का धीरे धीरे चलता है, धीरे 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 चलता है। लड़के धीरे धीरे चलते हैं। तो संज्ञा और क्रिया में तो परिवर्तन हो गया, क्यों? क्योंकि ये विकारी था। लेकिन धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये अविकारी थे। अब आखिरी है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसके दो हैं, एक है सार्थक और दूसरा है निरर्थक। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकले, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ ना निकले। जैसे सार्थक शब्द में हुआ चाय, और निरर्थक शब्द में हम बोल देते हैं साय। तो हम बोलते हैं चाय, ये था चाय और ये है साय। तो साय का कोई अर्थ निकल नहीं रहा तो ये निरर्थक हो गए, और चाय का अर्थ निकल रहा है तो ये है सार्थक। जैसे हुआ काजू वाजू, काजू वाजू, तो काजू हो गए हमारे सार्थक क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है, वाजू का कोई अर्थ निकल रहा है इसलिए निरर्थक। तो सार्थक वे शब्द जिसका किसी निश्चित अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए वे सार्थक, और निरर्थक वे शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ ना निकले। तो इस प्रकार ये हुए सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक में होते हैं एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक या विपरीतार्थक। तो ये शब्द सार्थक के भेद है। इस तरह ये हो गया हमारा अर्थ के आधार पर, ये हो गया प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। इस तरह हमारा शब्द विचार खत्म हो गया।